सही है, डिनर ही कर लेते हैं। अच्छा, चलें फिर इसको फिर स्टार्ट करते हैं, आ गए ठीक है। हैं। अजहर साहब हैं यहाँ पे? आप अजहर से पढ़वाते हैं आज। अजहर। सर कपरी साहब अभी तक नहीं है। अच्छा, कपिल साहब नहीं आए हैं अभी तक। बड़े लोग हैं। अच्छा, चलो चलो, आज फिर हम पढ़वाते हैं। किससे पढ़वाएं? चले, हसनैन है यहाँ पे? हाँ सर, असनन बैठा हुआ है। वो मुझे भी नजर आ रहे हैं, पर वो फिजिकली बैठे हैं या मेंटली बैठे हुए हैं? हसनैन बेचारा सो गया है। चलो खैर, सोने दो बेचारे को। चलो, अब कौन फिर है? चलो, गुलाम मुस्तफा। नहीं, तुम्हारे इतना शोर हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे नहीं, फिर रहने दें आप, आपका मुझे बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। चलो फिर, कौन है, कौन कौन कौन? मैं पढ़ लूं सर? चलो पढ़ लो। Ambiguity. The problem of interpretation is a problem of meaning of words and their effectiveness as medium of expression to communicate a particular thought. Each word is but a symbol which may stand for one or more of objects. That which is referred to is termed as a referent. A referent may be an object or a situation. When a word is used to indicate a referent, that reference brings up an image in one's mind which refers to that referent. But words are capable of referring to different referents in different contexts. One may say that a word has different shades of meaning in different situations. From the very nature of things, it is possible to anticipate fully the different situation arising in future in which the application of the legislation in hand may be called for, and words chosen to communicate such indefinite referents are bound to be, in many cases, lacking in clarity and precision and thus giving rise to controversial questions of construction. It is impossible even for the most imaginative legislature to forecast exhaustively situations and circumstances that may emerge after enacting a statute where its application may be called for. अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे आपको रेफरेंट की बात समझ में आई है? रेफरेंट क्या चीज है? मोरलेस रेफरेंट के बारे में ही बात हो रही है, तो रेफरेंट को लेकर बात समझ में आई है। क्योंकि तमाम अल्फाज जो हैं, देर आर ऑल रेफरेंट्स। किसी ना किसी चीज को वो इंडिकेट कर रहे होते हैं, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट, किसी सिचुएशन को, किसी कोई भी एस्पेक्ट को वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। बट मसला ये होता है कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों अराइज होती है? क्योंकि जब एक लफ्ज का, अगर आप जो है वो देखें डिक्शनरी में, और ये आगे चल के बात आएगी कि जब एक लफ्ज का डिक्शनरी में एक से ज्यादा मायने होता है, तो लाजिम बात है कि वो जो रेफरेंट है वो आपके ज़हन में जो इमेज कॉन्ज्यूर करेगा, अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है ज्यादा, तो क्या प्रॉब्लम होगा कि आपके ज़हन में मुख्तलिफ जो है वो सिनेरियोज जो है वो इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे, और जो कि जिसकी वजह से फिर जो है एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, और फिर इंटरप्रिटेशन की जरूरत पेश आती है। क्योंकि देर आर नॉट क्लियर, देर आर नॉट प्रिसाइज ऑल, सारे वर्ड्स जिनका एक से ज्यादा मायना है, उसके साथ ये प्रॉब्लम अराइज होता है। बिल्कुल मंसूर, यस, ऑरेंज, दिस इज अ गुड एग्जांपल। और ये हम यही इसी चीज को देख रहे हैं आगे कि एम्बिग्विटी की ये कौन सी टाइप है। जी कंटिन्यू करें। ये क्लियर हुआ है जो मैंने बात की है? जी सर। ठीक है। The preceding discussion appropriately raises the issue of ambiguity within a paragraph
or a section. Ambiguity is defined as a state of language in which the meaning to be conveyed is subject to uncertainty, in which the writing can plausibly mean one thing or another, or still another or more. A written material is ambiguous if on its face it has two or more meanings, distinct and mutually exclusive meanings. Usually, an ambiguity is an equivocation, that is, an uncertainty between two things. The writing literally says two things. There are three kinds of ambiguity: semantic, cynetic, and contextual. Now let's go to the types, क्योंकि टाइप्स को मैं कवर करवाना चाहता हूँ. तीन टाइप्स हैं और दूसरा भी पॉइंट तो रहता है. तो लेट्स स्टार्ट विद सेमेंटिक एम्बिग्विटी. जी, सेमेंटिक एम्बिग्विटी को देखें और ये जो है मेरी मंसूर वाली बात शायद सामने आ जाए इसमें. जी पढ़ें क्या कहती है. This ambiguity arises from the use of polysemous words. Polysemous words have more than one dictionary meaning. Dictionaries do not give meanings, they only give potential meanings. The correct potential meaning is activated by the context in which the word is used. Consider the following general examples and determine where the ambiguity lies. You know, somebody actually complimented me on my driving today. They left a little note on the windscreen. It said, "Parking fine." So that was nice. जी इसको एक्सप्लेन करें. समझ में आया कॉन्सेप्ट? आपको समझ में आया कि सेमेंटिक एम्बिग्विटी होती क्या चीज है? सर आप थोड़ा समझा दें तो बेहतर होगा सर. देखें, सेमेंटिक एम्बिग्विटी बेसिकली क्या है कि किसी भी सेंटेंस में देयर इज वन वर्ड और उस वन वर्ड में एम्बिग्विटी अराइज हो रही है क्योंकि वो एक कोई भी उस जुमले में कोई भी एक ऐसा लफ्ज है जिसका एक से ज्यादा मायने हैं और वो एक से ज्यादा मायने की वजह से एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है. क्यों? क्योंकि अगर अनलेस आपके पास कॉन्टेक्स्ट हो भी, नहीं भी हो तब भी होता है, और अगर हो भी तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट उस लफ्ज का कुछ मतलब कुछ भी मतलब हो सकता है. जैसे मिसाल के तौर पर लीव द फर्स्ट एग्जांपल असाइड, लुक फॉर अ सिंपल एग्जांपल जो कि आपको जो है, लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 10 वाला. देखें क्या कहता है. I saw a boat outside. क्या हो गया है सर? बोट I saw a के bed Bed. outside. Sorry, हाँ, sir. हाँ, तो व्हाट डिड यू सी आउटसाइड एक्चुअली? Bed. क्या सर देखा वो आपने? चमगादड़ और वो बेट दोनों में से कोई एक होगा. हाँ, तो यहाँ पे जो बैट का आपका वर्ड है, इट इज सेमेंटिकली एम्बिगुअस क्योंकि अनलेस आपके पास कॉन्टेक्स्ट हो फर्दर, आपको इसके फर्दर जुमला आगे मिले, यू डू नॉट नो कि यहाँ पे बैट एज अ लिविंग थिंग की बात हो रही है या बैट एज अ नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है. क्लियर हुआ? जी क्लियर सर, हुआ? जी सर, जी सर. सही. अब कोई दूसरी मिसाल उठाए, कोई और उठाए, कोई और पढ़ ले मिसालें, कोई और पढ़ ले वन बाय सर वन. ये 8 वाली सर. 8 वाली, अच्छा 8 वाली पढ़े जरा क्या कहता है. स्टीव स्टोन्ड इन रैली इन इंग्लैंड. सर स्टोन की दो मीनिंग्स होती हैं. एक आप पर्सन पे स्टोनिंग करते हो और दूसरा कोई बंदा अगर नशे की हालत में होता है तो उसको भी स्टोन्ड कहते हैं. ठीक है. नाउ द वर्ड स्टोन्ड हियर इज क्रिएटिंग एम्बिग्विटी क्योंकि जो है यहाँ पे जो स्टोन्ड का, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे एग्जैक्टली यही मतलब है, तो ये जो वर्ड है स्टोन्ड का, ये एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहा है. कोई दूसरा वर्ड उठाए, दूसरी Sir, एग्जांपल. example number 5, sir. नाउ व्हाट इज 5 एग्जांपल? जी पढ़े. She is looking for a match. हम्म. तो सर यहाँ पे looking जो है वो ambiguity create कर रहा है, तो I think. मैच कर रहा है क्योंकि मैच आपका या तो पार्टनर भी आप कर सकते हो या तो सर कोई मैच भी क्रिकेट कर सकता है. पहली बात नाउ लेट्स लुक एट द मीनिंग्स. पहला, मैच का जो मतलब है वो मैच का मतलब है कि पार्टनर के हवाले से बात की जा रही है, फॉर अ लाइफ पार्टनर के हवाले से बात की जा रही है. ठीक है. दूसरा कौन सा मैच है? सर Bed वाला क्रिकेट मैच वगैरह ऐसा कोई एक मिनट. वन माचिस. द सेकंड वन इज माचिस की तीली के हवाले से बात की जा रही है. तीसरा मैच, या इज देयर एनी मैच? क्रिकेट मैच.
क्रिकेट मैच हो सकता है सर। हाँ, ये भी पॉसिबल है, ये भी है। उसके अलावा सर उसके लिए तो वॉचिंग यूज होता है। कपड़ों का मैच। हाँ, कपड़ों का मैच। हो सकता है, या फिर either they are Seafront. talking about the river bank. Island. ठीक है फिजा, सही है बिल्कुल बात कि इट कैन आइदर मीन द बैंक एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मे बी फिशरमैन वहां गया हो अकाउंट खोलने या जिस भी पर्पज के लिए गया हो, या वो रिवर बैंक की बात हो रही है। तो दोनों चीजें आ गई। इसके अलावा एनी अदर कौन सा उठाएंगे? सर सर 9 सातवां सर। वाला। ओके, लेट्स लुक एट 9। फेच मी नादिया's organ। जी, सर ऑर्गन तो सर उसको एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, उसको भी कहते हैं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, यस। एंड दूसरा आपका बॉडी पार्ट। जी सर। तो दोनों चाहिए। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट पे मांग रहा है, वो तो जाहिर है, अगर हॉस्पिटल में है तो वहां पे तो गाने बजाने वाला नहीं मांगेगा ना। जी सर या मे बिल्कुल। भी वहां पे भी मांगा जा सकता है, वहां पे भी मांगा जा सकता है, ये नहीं है कि नहीं मांगा जा सकता, वहां पे भी मांगा जा सकता है। सही है, बिल्कुल सही है सर। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि कई जगह कॉन्टेक्स्ट और ज्यादा, फिर आपको मजीद डिटेल चाहिए कॉन्टेक्स्ट के ऊपर इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली डिटरमिन कि ये जो जुमला है ये किस तरफ जा रहा है। जी, इसके अलावा अच्छा, 7th की बात की, डक वाली की। जी, ये पढ़ें क्या कहता है। सर each of us saw her duck। अब डक की दो मीनिंग हो गई, एक तो हमारी जो सिंपल बतख होती है, और दूसरी जो होती है डक, मतलब डॉज करना किसी चीज का, मतलब आपको कोई आपको मुक्का मारा है, आप उसको डॉज कर रहे हो, आप उससे साइड हो जा रहे हो, तो वो भी डक होगी। ये तो वर्ब हो अच्छा, डॉज इस सेंस में होता है कि जैसे कोई चीज आ रही है ना सामने से, तो आप नीचे हो जाते हैं, फौरन नीचे हो जाते हैं ना, वो लोग नीचे हो जाते हैं उस चीज जी से, सर, जो जी सामने सर, वाले डॉज। चीज आ रही है उससे बचने के लिए, डॉज करने के लिए, तो ये उस सेंस में भी शायद यूज हो रहा है कोई। अच्छा, उसके बाद उठाएं, दूसरा जुमला उठाएं। देयर आर 2 still 4 sentences remaining। नंबर 2 सर। नंबर 2, Alice is in a terrible place। सर जी, टेरेबल प्लेस की दो ही माना हो सकती है, एक तो सर खूबसूरत भी हो सकता है और दूसरी सर खतरनाक जगह भी हो सकती है। terrible का मतलब खतरनाक ही है। अच्छा इधर जो एम्बिगुअस वर्ड है सर वो सर प्लेस है आपका। सर प्लेस यस अगर वो एक फिजिकल प्लेस है या फिर एक सिचुएशन में है, ये होगा ना। यस यस यस, फिजिकल या मेंटल। अच्छा ठीक है सर। अगला, नंबर 4 सर, ये देखें। नंबर 4 को, नंबर 3 को पहले बात कर लेना। हाँ जी, नंबर 3। नंबर 3 क्या कहता है? The priest married her sister। मैरिड माय सिस्टर। माय सिस्टर है। पहला यहाँ पे ये है, दोनों सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। द वर्ड विच इज क्रिएटिंग एम्बिग्विटी ओवर हियर इज मैरिड। या तो प्रीस्ट। इसमें सर ये हो जी जी बताएं। इसमें सर ये है कि या तो प्रीस्ट ने खुद शादी की है या करवाई है। बिल्कुल, या तो प्रीस्ट ने खुद उसकी मेरी बहन के साथ शादी की है, या उसने शादी करवाई है। यस। अच्छा, नंबर 4, तो नंबर 4 का आपका क्या मतलब निकलता है? आप बताएं मतलब पहले, फिर मैं बताऊंगा। सर इसमें ये कह रहा है कि हम टर्टल को किस तरह तेज मतलब भगा सकते हैं, उसको हाँ, इंस्टिगेट कर सकते हैं, ये ले ले मतलब वाला। सही है, सही है। फिर क्या करेंगे उसके लिए?
सर उसके लिए उसको ट्रेडमिल पे रखते हैं, ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दें। नहीं, ट्रेडमिल पे बेचारा तो रोलिंग ही होता रहेगा बेचारा। नहीं, लेट्स बी सीरियस अबाउट दिस कि किस तरह से आप टर्टल को फास्ट कर सकते हैं, सर उसका अगर जो बताना जरा। टेक सर अवे उसका जो फूड बाउल फुट है से। सर उसको सर टेक अवे कर दें सर, टेक अवे इज फुटबॉल। ठीक है, ये तो आपने सही रखा है। दूसरा क्या सेंस है, बताओ। दूसरा ये कि आप उसको बना के सकते हैं ना सर, ये ना भी हो ना सकता है, कुक कैसे कर। नहीं 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 सर नहीं, टेक नहीं, अवे ये में नहीं। होगा सर, टेक नहीं अवे वो सर तो आप किसी रेस्टोरेंट से टेक अवे भी तो लेते हैं ना, तो उसके लिए खाना लेके आए। नहीं, Sir, fasting wala fast. वही वाला फास्ट की बात की हो रही है यहाँ पे कि आप एक टर्टल को रोजा कैसे रखवा सकते हैं, उसको खाने का बर्तन ले लें उससे, तो वो फिर रोजा रखेगा। भूखा अच्छा होगा तो सही है। रोजा ही होगा ना उसका। कुकिंग के जी हवाले सर। से बात नहीं है यहाँ पर। सर वो कुछ ठीक भी है, ऐसा खा सकते। कुछ भी खा सकता है। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, नंबर 1। सर वो कॉम्प्लीमेंट में है सर, पार्किंग फाइन, और पार्किंग फाइन जो पुलिस वाला करता है, और जो पार्किंग अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है फाइन पार्किंग आपकी, सर वो थोड़ा गलत से लिख गया है सर। फाइन पार्किंग होगा तो कॉम्प्लीमेंट सही से शो होगा, पार्किंग फाइन वो लिख के गया है तो वो दूसरा भी सिचुएशन शो कर रहा है जैसे पुलिस वाले फाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 आपने जो जुमले देखे, नो डाउट ये जुमले इंग्लिश लैंग्वेज के ही हैं, लेकिन ये आपके लीगल लैंग्वेज में भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि एक ही वर्ड होता है और वो वर्ड एम्बिगुअस होने की वजह से वो जन्म देता है टू प्रॉब्लम्स। और चूंकि अब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है, वो कॉन्टेक्स्ट वो लॉ ही होता है जिसमें से हमने वो लव वर्स नर्स निकाला है, तो एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं अराइज होती है। लेकिन इवन वहां पे भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपके जनरल इंग्लिश के होते हैं, लेकिन फिर वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी एम्बिग्युइटी की तरफ आ जाए। जी, पढ़े। Syntactic ambiguity, also called structural ambiguity or grammatical ambiguity, is the presence of two or more possible meanings within a single sentence or sequence of words. By far, the most prevalent kind of ambiguity is syntactic ambiguity. Syntactic ambiguities are uncertainties of modification or reference within the particular statute. Pinpoint the ambiguity in the following examples. कि आपका अब यहाँ पे एक वर्ड का मसला नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे है एक वर्ड ही है, लेकिन फिर वो पूरे स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपका पूरा स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का है ना वो चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से पूरा, जब आप पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आपका मीनिंग चेंज हो रहा है। जी, पढ़े, देखें। यू हैव अगेन 10 एग्जांपल्स। So, example number 2, they are hunting dogs. हंटिंग सर ये डॉग्स के लिए इस्तेमाल तो नहीं होता सर। चाइनीज के लिए यूज होता है, चाइनीज हंट करते हैं। नहीं, हम चाइनीज नहीं है ना, दैट्स द इशू। आप चाइना में होते तो वो कर रहे होते। दे आर हंटिंग डॉग, हंटिंग सर ये तो दे आर किलिंग डॉग्स हो सकता है सर। हंटिंग डॉग्स क्यों नहीं हो सर, सकता? हंट तो हम वो चीज करते हैं जो हम खाते भी है ना सर। लाजमी थोड़ी है। हाँ लाजमी भी नहीं है, शौक के सही लिए, कह रहे हैं आप। शौक के लिए नहीं करते हैं। शौक के लिए भी करते हैं सर। वो शिकारियों को स्टार सही होते हैं ना, पॉइंट सही होते हैं तो वो हंट करते हैं, खाते नहीं है। सर हंटिंग डॉग्स जो होते हैं वो सर कोई नस्ल के कुत्ते हो गए जो सर जिसको हंटिंग डॉग्स कहते हैं, वो हंटिंग में काम आते हैं जो कुत्ते। हाँ तो एक तो शिकारी कुत्ते होते हैं ना, एक कुत्तों का शिकार करना। हाँ वही, वो शिकारी कुत्ते आपके आ गए और एक कुत्तों का शिकार करना, वो दोनों मीनिंग्स दे रहा है यहाँ पे, अगर वो पॉसिबल है। बिल्कुल दोनों दे रहे हैं। दूसरा बताए। विचर में भी तो हंटिंग होती है। अरे छोड़ो हंटिंग को, पिक्चर वाली हंटिंग को। ये तो हंटिंग ना सर, उसमें खाते थोड़ी है। नहीं सर, यहाँ पे दो पॉसिबल मीनिंग्स अब है इसमें साहब जा सर, यहाँ पे दो पॉसिबल मीनिंग्स है। एक तो ये है, या तो वो शिकारी कुत्ते हैं या तो वो कुत्तों का शिकार कर रहे हैं। साहब हमने फारसी नहीं बोली हो थी गई ना, नहीं ये बात हो गई है यहाँ पर। सर पहला वाला और सर, वो ये
ये जो है, देखे देखे पहले वाला, मैं थोड़ी देख रहा ना, आप देखे, आप सर मतलब मैं वो तो बस मुंह बर्गलर करके सुन रहा हूँ। बर्गलर थ्रेटन द स्टूडेंट विद द नाइफ। अब हम्म, स्टूडेंट को डराया उसने नाइफ हाथ में लेके, या फिर स्टूडेंट के हाथ में नाइफ थी उसको डराया? दोनों हो रहे। दूसरे बताए सही है गलत है? सही है सर, सही है ये राफे जो कह रहा है पहले वाला। सही है सर। क्यों, कैसे? सर यहाँ सर पे एक में देखिए ना, आ रहा है कि विद द नाइफ, स्टूडेंट विद द नाइफ, यहाँ थ्रेटन्ड विद द नाइफ। सही है। दूसरा जो उठाए। विजिटिंग थर्ड वाला रिलेटिव्स कैन बी बोरिंग सर। फोर्थ। अच्छा बताएं, विजिटिंग रिलेटिव्स कैन बी बोरिंग। इसमें जी, सर या तो आप विजिट कर रहे हैं रिलेटिव्स की तरफ, वहां पे आपको बोरिंग हो रही है, या तो फिर रिलेटिव्स आपके पास आ रहे हैं तो वो आप बोर हो रहे हैं। विजिटिंग वाला सर, विजिटिंग रिलेटिव्स, इसमें एम्बिग्युइटी है। सही है। अगला देखें। अगला थर्ड दूसरा नंबर देखें। सर, लुक एट द डॉग विद वन आई। एक तो आप एक आंख से उस डॉग को देखें, या फिर वो एक आंख या वाला तो डॉग है यहाँ आप वाला कुत्ता उसको हो रहा कुत्ता है या देखें। तो देखे। आप हो रहे हैं। हाँ, सही है सर। सही। सर अगला नंबर 5, आई एम ग्लैड आई एम अ मैन, सो इज एरिया। नहीं, इसको जरा साइड पे रख के, आई हैव लेफ्ट दिस फॉर लास्ट, बिकॉज इसमें 2 से 3 सेंसेस यूज होती हैं। जी, दूसरा बताएं। लीव। Sir, जॉन number वाला 7, the chicken is ready to eat. भूख लग गई। हाँ, Sir, या तो बताएं। चिकन के बारे में बात हो रही है कि वो खाने के लिए तैयार है, या फिर चिकन पक चुकी है, हम खाने के लिए तैयार हैं। Both senses. सही है। अच्छा, इसके बाद सिक्स्थ वाला सर, द जॉन सॉ द मैन ऑन द माउंटेन विद द टेलीस्कोप। इसको भी अभी साइड पे रखे हैं। इसमें भी 3 सेंसेस हैं। 3 जुमले ऐसे हैं कि जहां पर दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो उनको 5वां, छठा और 10वां ये छोड़ दें फिलहाल। सर ही फेड हर कैट फूड एट। हाँ, बताओ। ने उसकी उससे बिल्ली। कैट फूड दिया है, या बिल्ली को जो है। दोबारा बताइएगा, एक तो पहले से क्या था? में आ रहा है ही फेड हर कैट फूड, हाँ, तो इसमें हर कैट फूड कर दे अलग। नहीं, एक्सप्लेन करें ना, प्लीज एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय दिस। सर एक में बोल रहा है ही फेड हर कैट फूड, तो अपनी बिल्ली को उसने कैट फूड दिया। दूसरे में आवाज साफ नहीं आ रही है। हेलो। सर इसमें ये होगा कि ही फेड हर कैट फूड का मतलब कि या तो उसने किसी लड़की को बिल्लियों वाला ठीक खाना है, खिलाया है, या फिर अपनी बिल्ली को ही खाना खिलाया है सर। ठीक है। अगला। जी, अगला। सर इसमें सर ये कह रहा है कि शायद उसने कुत्ते की मदद भी की, और जो जिसको कुत्ता बाइट करा था उसकी मदद भी की। 9 सर जो है। दोबारा बताइएगा। सर इसमें ये है कि जो पासर बाय उसने सर पहले तो डॉग की हेल्प की, उसके बाद जो सर दूसरा सेंस आ रहा है वो डॉग के बाइट से विक्टिम को बचाया सर, ये सेंस आ रहा है। पहला सेंस, हाँ, पहला सेंस यही है कि एक शख्स को कुत्ता काट गया है, तो एक दूसरे शख्स, एक पासरबाई है, उसने उस शख्स की मदद की है। दूसरा सेंस उसने यह आ रहा है कि उसने एक कुत्ते की मदद की है किसी को काटने में। ठीक है। अच्छा, जी जी सर। वही आपने भी यही बात की है, मैं नहीं कह रहा कि गलत बात की, आप भी यही बात कर रहे हो। अच्छा, जी जी। अब आ जाए, लेट्स लुक एट नंबर 6 नाउ। नंबर 6 में क्या बात हो रही है? So John saw the man on the mountain with telescope. जॉन ने एक टेलीस्कोप की मदद से माउंटेन पे एक आदमी को देखा, या फिर जॉन ने सर एक सॉरी आदमी मेरा को वाईफाई देखा बंद उसके हो गया पास था। टेलीस्कोप था माउंटेन पे। सॉरी, दोबारा कहिएगा। सर जॉन saw the man on the mountain with a telescope, या तो फिर सर जॉन ने टेलीस्कोप की मदद से माउंटेन पे एक आदमी को देखा,
या फिर जॉन ने एक आदमी को देखा जो माउंटेन पे था, उसके हाथ में टेलीस्कोप था, मतलब जो माउंटेन पे आदमी था उसके हाथ में था टेलीस्कोप। ठीक है, उसके अलावा सर या उसके तो अलावा हो सकता है कि जॉन सा एक बंदा है, जॉन सा द मैन ऑन द माउंटेन विथ अ टेलीस्कोप, जॉन सा एक बंदा है जो माउंटेन पे है विथ अ टेलीस्कोप। नो नो नो, नॉट दिस सेंस। सर इसमें ये सेंस भी हो सकता है कि जॉन खुद माउंटेन पर है टेलीस्कोप के साथ और उसने नीचे कोई बंदा तो देखा। वो तो हो गई ना बात कि या तो टेलीस्कोप जॉन के पास है या वो टेलीस्कोप बंदे के पास है। सर मैन सर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है या सिर्फ पर्टिकुलर मैन के लिए इस्तेमाल होता है ग्रामर के हिसाब से? मैंने यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से तो ए मैन के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल नहीं आती उसमें। अच्छा ठीक है सर। हाँ, सर माउंटेन विद द टेलीस्कोप अलग अब हम कर दें, एक माउंटेन है उस पे टेलीस्कोप लगा हुआ है और उस पे एक आदमी जा रहा है, उसको जॉन ने देखा। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल सेंस कि यहाँ पे जो एम्बिग्विटी जो क्रिएट कर रहा है, दैट इज द वर्ड विद द टेलीस्कोप। द क्वेश्चन इज कि टेलीस्कोप किसके पास है? डज जॉन हैव द टेलीस्कोप? इज द टेलीस्कोप इन पोजेशन ऑफ द मैन, या वो टेलीस्कोप एक माउंटेन के ऊपर फिक्स हुआ हुआ है? यू सी, समझ में आई बात? यस जी सर। जी यस सर। सर। अच्छा, अब इसमें जो दो जुमले हैं, 5वां और 10वां, दीज आर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ दिस। ये मैं आपके असाइनमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, कल की क्लास में मैं आपसे ये पूछूंगा कि इनके आपने कौन से पॉसिबल सेंसेस जो है वो निकाले हैं। ऑफ कोर्स अगर आप सर्च करें इंटरनेट के ऊपर तो ये इजीली अवेलेबल हो हैं, तो ये सारे इंटरनेट से ली हुई एग्जांपल्स ही हैं, तो आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। मैं चाह रहा ये हूँ कि थर्ड जो एम्बिग्विटी है, जो कॉन्टेक्सचुअल एम्बिग्विटी है, उसको जरा सा देख लिया जाए। जी, थर्ड एम्बिग्विटी पढ़ें अजहर, एंड मे Contextual बी एक। ambiguity. जी जी। A third and likewise prevalent kind of ambiguity is contextual ambiguity. Even when the words and syntax of a statute are clear, it may still be uncertain which of two or more alternatives was intended. An internal contextual ambiguity may result, for example, from an internal inconsistency when one provision plainly contracts another, which is intended to prevail. Contextual ambiguities may also be external, thus a statute may bear a similarly ambiguous relationship to another statute with which it is inconsistent. नाउ Examine the अगर example ठीक है given ठीक below. है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्टेक्सचुअल एम्बिग्विटी की बात हो रही है कि वेयर दी इवन दो वर्ड्स और सिंटैक्स आपका क्लियर है, कि अब उसमें मसला ये है कि एट द एंड ऑफ द डे कौन सी चीज, कौन सी आपकी इंटेंट क्या थी कि इस जुमले में से कौन सा सेंस प्रीवेल करवाया जाए। अब मिसाल के तौर के ऊपर इफ यू लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, पढ़े फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है और उसका मायना निकालने की कोशिश करें। जी An पढ़ें। agreement that calls for payment of 75,000 in 6 monthly installments of 50,000. एक मिनट, आप ये बताइए क्या लिखा हुआ है? 75,000, सही है? अग्रीमेंट जी कहता है कि 75,000 देने हैं आपको 6 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 15,000 में, ठीक है? जी सर। करें कैलकुलेट, आगे पढ़े क्या कहता है? 6 payments of 50,000 will of course total 90,000. Does the agreement require payment of 75,000 or 90,000? अब अच्छा अगर किसी डॉक्यूमेंट में या किसी लॉ में अगर इस तरह का जुमला आए, तो अब सवाल ये है कि कौन सा प्रीवेल करेगा यहाँ पर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये दोनों एक दूसरे को बहुत हद तक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, या नहीं कर रहे? इफ यू से कि दूसरा वाला मोर सेंस बनाता है कि जाहिर सी बात है 6 माह में 15,000 की पेमेंट आप करेंगे, तो जाहिर है वो तो 90,000 जाके बैठेगा। तब सवाल ये बनता है कि 75,000 देने हैं या 90,000 देने हैं? एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है सर जी।
सर इसमें 75,000 ही देने हैं, उसको 6 माह में देने हैं। ये नहीं लिखा हुआ कि कंसेक्यूटिव आप हर मंथ में जो है 15-15,000 देते जाए, तो एक तो मंथ आप कह स्किप रहे हो करके ना, आप दूसरे मंथ दे दें। वो तो 6 आप मंथली भी तो कह रहा है ना। वो आप कह रहे हो ना बात, ठीक है, हम आपकी बात रखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर सेइंग रॉन्ग, आप बिल्कुल सही बात कर रहे होगे, लेकिन क्या हर बंदा आप जैसी ये सोच रखता है? तो ये यहीं पे तो इशू आता है, यहीं पे तो इशू आता है जिसकी वजह से आप कोर्ट में आते हो कि आप ये बात कर रहे हो कि नहीं इसका ये सेंस बनाया जाए, दूसरी जानिब अजहर कहते हैं कि नहीं इसका ये सेंस नहीं है, इसका सेंस ये है कि हम 6 माह की बात करेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना। जी सर बिल्कुल। दूसरी एग्जांपल देखें, Marshall settlement agreement required the husband to pay alimony to the wife until 2220 Yasmin's 18th birthday. As it so happens, the specified date would be the 18th birthday of the couple's youngest daughter, Mariam. The couple's middle daughter, Yasmin, turned 18 on August 1, 2018. So which date controls? आपके सामने ब्रेक डाउन करें जुमले को, पहला जुमला क्या कहता है, उसके बाद दूसरा क्या कहता है, उसके बाद सवाल क्या कहता है, आपको एम्बिग्युइटी समझ में आ जाएगी। सर पहले में तो ये कह रहा है कि उसकी जो पहली बच्ची है यास्मीन, उसके 18th बर्थडे पे उसको वो पेमेंट करेगा सर, एज पर एग्रीमेंट। सर मिडिल डॉटर यंगेस्ट तो नहीं होती ना सर, अगर मिडिल डॉटर है तो उससे यंगेस्ट भी तो होगी ना। देखिए जुमला क्या कह रहे हैं, नाउ ऑफ कोर्स ये प्रोसीड कर रहा है ऑन द असम्पशन कि देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, और मिस्टेक की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। क्या कह रहा है कि एक शख्स को अपनी सेपरेटेड वाइफ को मेंटेनेंस देनी है अंटिल 22/2020, जो कि यास्मीन की 18 बर्थडे है, 18वीं सालगिरह है। इस जुमले में हमें ये नहीं पता लग रहा है कि यास्मीन क्या लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन में कौन सा नंबर है, ठीक है, क्लियर हुई बात? जी जी सर। सर। आगे चलते हैं, हमें पता चलता है कि जो स्पेसिफाइड डेट है, कौन सी स्पेसिफाइड डेट, दिस डेट, ये वाली तारीख, ये वाली 22 जी, ये तारीख जो है ये बर्थडे है, ये डेट ऑफ बर्थ है मरियम की, जो कि यंगेस्ट है, यंगेस्ट डॉटर है मरियम, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अब जो कपल जो यास्मीन है, शी इज द मिडिल डॉटर, वो मंजली जो है वो बेटी है, और वो 18 साल की हो गई है अगस्त 1, 2018 को। तो सवाल ये बनता है कि वो जो हस्बैंड जिसको मेंटेनेंस की एलिमनी देनी है वो किस तारीख तक देनी है, वो इस तारीख तक देनी है या इस तारीख तक देनी है। अगर आप इस तारीख के पर जाते हैं तो आपका ये वाला पॉइंट जो है ये गलत हो जाती है बात। अगर आप इस तारीख तक देते हैं तो ये जो है फिर वो 18 साल की हो गई, फिर वो कौन सी डेट के तक देना है उसको, सवाल यहाँ पे ये बनता है। क्लियर हुई बात? जी सर। हमारे पास 1 मिनट बचा है, इसको दूसरी एग्जांपल्स को जो है वो हम देखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में 2-3 एग्जांपल दिए हैं, और यहाँ पर तो एक आधी एग्जांपल और देख लेंगे ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो ठीक है। तो ये है आपका कॉन्टेक्सचुअल एम्बिग्विटी का जो है और उसका पहलू। बाकी ये है कि ये जो दोनों एम्बिग्विटीज है, वो जो दोनों उसपे सेंटेंसेस है, वो प्लीज देख लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह टाइम खत्म हो ओके तो कल मुलाकात होगी। ओके अल्लाह सर। ठीक है सर, अल्लाह ठीक। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।